हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधारभूत जो भी संकल्पनाएं हैं, कैसी संकल्पनाएं, लेखांकन से रिलेटेड संकल्पनाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही आसान है। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लो, बहुत ही आसान है। संख्या का कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, बस उतना ही है। बाकी इनको समझना सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब ये सारी चीजें समझ जाओगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? आधारभूत लेखांकन संकल्पनाओं की। जो पहली संकल्पना है वो क्या है? व्यावसायिक इकाई संकल्पना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो बिजनेस है ना वो अलग है, इंसान अलग है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, मैं उस कंपनी का मालिक हूं। अब उस कंपनी का जब मैं मालिक हूं और उस कंपनी में मैंने अपना, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए दिया और वो 1 लाख रुपए मैंने कंपनी में अपना इन्वेस्ट किया, तो कंपनी के नजरिए से अगर आप देखोगे, क्योंकि जो भी खाते बन रहे हैं वो किसके नजरिए से बनेंगे? कंपनी के खाते से, कंपनी के दृष्टिकोण से। तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा? कंपनी को लगेगा कि अच्छा, किसी बाहर के इंसान ने मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया और ये बाहर का इंसान वास्तव में कंपनी का मालिक है। तो कंपनी ये बोलेगी कि इससे जो 1 लाख रुपए मिले हैं ये इस इंसान का कंपनी की परिसंपत्तियों पर अधिकार है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओनर्स इक्विटी। तो मैं पूंजी लगा रहा हूं, लेकिन आप व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखोगे तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से तभी तो देख पाओगे जब आप व्यवसाय को मुझसे अलग मानोगे। समझ रहे हो? तो सबसे पहली जो संकल्पना है, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि व्यवसाय का अपने मालिक से पृथक मतलब अलग एग्जिस्टेंस है। व्यवसाय अलग है, मालिक अलग है, और साथ में स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वतंत्र का क्या मतलब हुआ? कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी डील्स हो रही हैं वो सारी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएंगी, उसमें मेरा कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है। मैं पैसे दे रहा हूं, अगर मैं उसका मालिक उसके बाद ही पैसे दे रहा हूं, तो वो बिजनेस के दृष्टिकोण से कैसे होगा वो देखा जाएगा। तो उसका पृथक है और स्वतंत्र अस्तित्व है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जैसे मान लीजिए वही 1 लाख रुपए की बात है, तो 1 लाख रुपए जब मैंने दिया, मान लीजिए मैंने कैश दिया, तो बैंक जो मेरी कंपनी है उसका हम लोग बनाते हैं तुलन पत्र। अब ये सारी चीजें भी आगे आएंगी, लेकिन मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आपकी देनदारियां या देयताएं, और मान लीजिए आप यहां पर लिख रहे हैं अपनी परिसंपत्तियां। ठीक, तो 1 लाख रुपए कंपनी के पास पैसा आ गया, तो कंपनी के पास कैश 1 लाख रुपए बढ़ गया, तो कंपनी की परिसंपत्ति 1 लाख रुपए बढ़ जाएगी। लेकिन साथ में कंपनी की देयताएं भी हैं, कंपनी की लायबिलिटीज हैं। कंपनी ने जिन जिन लोगों से पैसा लिया हुआ है, तो कंपनी किन लोगों से पैसा ले सकती है? एक तो जो लोग मालिक हैं, तो कंपनी के मालिकों से भी जब कंपनी पैसा ले रही है तो वो भी हम देता मानते हैं। ठीक है, देता में आ जाती है, यहां पर हमारे पूंजी आ जाती है। तो जो पूंजी मैंने लगाई है वो क्या हो जाएगी? वो 1 लाख रुपए बढ़ जाएगी। और जो मेरे द्वारा लगाई गई पूंजी है वो व्यवसाय के लिए एक देता है। देता मतलब समझ, एक लायबिलिटी है, वो व्यवसाय को बाद में वापस कभी चुकाना है, या व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर बाहर के किसी और इंसान का अधिकार माना जाएगा जो व्यवसाय नहीं है। तो व्यवसाय एक आइडिया है, एक विचार है, व्यवसाय कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे हो ना? जैसे बहुत सारी चीजें आजकल ऐसी चलती हैं। एक किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा, सेपियंस नाम की, युवल नोआ हरारी नाम के एक बहुत ही, मतलब इस टाइम पर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स हैं, सबसे अच्छे ऑथर्स हैं, उनकी किताब है। और ये पता है कुछ 20 साल से विपश्यना कर रहे हैं। विपश्यना भारत में एक गौतम बुद्ध जी ने जिस टेक्निक को, मेडिटेशन टेक्निक को स्टार्ट किया था, वो टेक्निक है, और उसी टेक्निक से ये पिछले 20 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं। 20 साल से लगातार नहीं, मतलब 20 साल से रोज समय देते हैं, और बहुत ही अच्छी किताब है। तो इसमें ये एक बात की बात करते हैं, उसको बोलते हैं इमेजेंट रियलिटीज। क्या बोलते हैं? इमेजेंट रियलिटीज। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको किसी ने देखा नहीं। कंपनी को आप नहीं देखते, और कंपनी में लोग ही तो काम कर रहे होते, कुछ मालिक है, कुछ मैनेजर्स हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, लेकिन कंपनी कहाँ है? कहीं नहीं है। कोई कंपनी तो ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसको मानते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रही है। और वही चीज है हमारी पहली संकल्पना, कि हम ये मानते हैं कि व्यवसाय है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, और उसके दृष्टिकोण से चीजें देखी जाएंगी। ठीक है, तो ये पहली संकल्पना हो गई। दूसरी संकल्पना तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले चैप्टर में, उसी पर बिल्कुल आधारित है, मुद्रा मापन संकल्पना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ ये होता है कि यार ऐसी घटनाएं जिनको आप नाप सकते हो, क्या कर सकते हो? नाप सकते हो। किसमें? पैसे में। सिर्फ उन्हीं घटनाओं का हम लोग जब भी लेखा पुस्तकों में विवरण दे रहे होंगे तो सिर्फ उन्हीं घटनाओं का दिया जाएगा। जैसे आपने जमीन खरीदी, कंपनी के लिए जमीन खरीदी है, तो वो आपके लिए एक ऐसी घटना है जिसको आप पैसे में नाप सकते हो, क्योंकि कितने पैसे की खरीदी आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही आपने कोई मशीन खरीदी,
ऐसे ही आपने कुछ सामान बेचा। तो जो कुछ भी घटनाएं हो रही है तो सारे कैसी हो रही है जिसको आप पैसे में नाप पा रहे हो। अच्छा, मैंने बोला कि सारी घटनाएं ऐसी हो रही है जिसको आप पैसे में नाप पा रहे हो, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, तो फिर अगर सारी घटनाओं को हम पैसे में नाप पा रहे होते तो फिर इसका मतलब ही नहीं था, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसमें पहले कोई मैनेजर काम कर रहे थे, अब दूसरे मैनेजर आ गए, दोनों की सैलरी सेम है, तो जो अकाउंट की किताबें आएंगी, जो अकाउंट बुक्स होंगी, जो लेखा पुस्तकें होंगी, उसमें आप ये देख रहे होंगे कि हाँ, इनको 80,000 रुपए प्रति माह मिल रहा था, आज भी 80,000 रुपए प्रति माह मिल रहा है। तो लेखा पुस्तकों में ये नहीं आया कि कोई दूसरा मैनेजर आ गया। हो सकता है दूसरा मैनेजर कम काबिल हो या ज्यादा काबिल हो, और उसकी काबिलियत का कंपनी पर फर्क पड़ रहा है। एक ऐसी घटना हो रही है जिसकी वजह से कंपनी पे फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि हवा में चल रहा है, आप समझ रहे हो, हवा में नहीं चल रही चीजें, उसका फर्क पड़ रहा है। उसके बाद भी क्योंकि नए मैनेजर का आ जाना जो क्वालिटेटिव चेंज है ना, क्वालिटेटिव समझते हैं, गुणों पर आधारित हो, गुणात्मक, तो गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग लेखा पुस्तकों में कई बार जगह नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और 3 तरह का मैंने आपको बताया था, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन, जिसमें तो हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में भी नहीं दिया जाता है, लेकिन मैनेजरियल अकाउंटिंग में थोड़ा बहुत देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में कहीं से भी नहीं है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वित्तीय लेखांकन में हम लोग उन्हीं चीजों को, उन्हीं घटनाओं को क्या करते हैं, केवल उन्हीं घटनाओं का अभिलेखन जिन्हें मुद्रा के रूप में लिखा जा सके। कहां पर अभिलेखन? लेखा पुस्तकों में, ठीक है, समझ गया। तो उन्हीं का लेखन अभिलेखन करेंगे जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, मुद्रा के रूप में नाप सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया। इसमें वही उदाहरण है, मैनेजर वाला मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही हो सकता है कि कंपनी में बहुत सारे नए लोगों को नौकरी मिली पुराने लोगों को रिटायर होने के बाद से, और अगर हमारे लिए कॉस्ट का जो अंतर आ रहा है, मतलब हम लोगों की क्वालिटी नहीं देख सकते वहां पर। अच्छा, इसी तरह से कोई नया निर्णय लिया गया और उस निर्णय में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका मॉनेटरी टर्म्स में फर्क पड़ रहा हो, लेकिन कंपनी के लिए उसका इंपैक्ट है, और मॉनेटरी टर्म्स में फर्क ही पड़ रहा है, लेकिन हम उसको नाप नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही कि कोई नया मैनेजर आ गया, उसकी काबिलियत कम है, तो निश्चित रूप से जो कंपनी की एफिशिएंसी है, कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें फर्क पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको लेखा पुस्तकों में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम क्वालिटेटिव चीजें लेखा पुस्तकों में नहीं लिख रहे होते हैं। जो मनी के टर्म्स में आ रही है, सीधे सीधे वो चीजें जा रही होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी का एक दूसरा एस्पेक्ट आता है। एस्पेक्ट का मतलब हुआ, एस्पेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा व्यवसाय है, और उस व्यवसाय में मेरे व्यवसाय के पास, मतलब मैं मालिक हूं, लेकिन व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो व्यवसाय के पास कुछ जमीन है। मान लेते हैं कि 2 करोड़ की जमीन है, ठीक है। कितनी जमीन है? 2 एकड़। थोड़ा छोटा लिखा हूं ना, थोड़ा बड़ा कर दें इसको, 1 मिनट दीजिए मुझे। तो मेरे व्यवसाय के पास कुल मिलाकर के मान लीजिए 2 एकड़ जमीन है, ठीक है। 2 बिल्डिंग्स हैं, दोनों बिल्डिंग्स मिलाकर के 500 कुर्सियां हैं, ठीक। मैं कोचिंग चला रहा हूं मान लीजिए, ठीक है। कानपुर में तो ऐसे कोचिंग चलती है, 1200 लोगों को एक साथ बैठ करके पढ़ाते हैं। तो मान लीजिए मेरी कोचिंग है जिसमें 500 लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो 500 मेरे पास कुर्सियां भी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी, फिर एसी भी सबको चाहिए होता है भाई, आजकल गर्मी चल रही है, तो 15 एसी है। इस तरह के बहुत सारे संसाधन है। अब इन सारे संसाधनों का, ये परिसंपत्तियां तो वास्तव में यही है ना। लेकिन अगर हम इनको जोड़ना चाहें तो हम कैसे जोड़ेंगे? हम ऐसे जोड़ेंगे कि 2 एकड़ जमीन है, 2 बिल्डिंग्स हो गई, 500 कुर्सियां हो गई, 15 एसी हो गए। ये इस तरह से अगर आप जोड़ेंगे तो एसी के साथ जमीन कैसे जोड़ोगे यार? नहीं जोड़ सकते हो, समझ रहे हो, मतलब दोनों की इकाई अलग अलग है। 15 एसी और 2 एकड़ जमीन। अब उसका कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि व्यावसायिक दुनिया में हो सकता है एसी कितने रुपए का है, कौन सा एसी है, आप समझ रहे हो। कम पैसे का भी एसी हो सकता है, ज्यादा का भी हो सकता है। 2 एकड़ जमीन अगर आप मुंबई में लेंगे सी फेसिंग जगह पर तो बहुत ही महंगी पड़ेगी, और वही आप उत्तराखंड में किसी जंगल में पहाड़ों के बीच में ले लेंगे तो बहुत सस्ती पड़ेगी। तो 2 एकड़ का भी खुद में कोई ऐसा मतलब नहीं है। हम लोग को लेखांकन के दृष्टिकोण से इन सबको भी पैसे में कन्वर्ट करके ही नापना है। तो इसको हम बोल देंगे, मान लीजिए 2 एकड़ जमीन हमारे यहाँ 2 करोड़ की है, 2 बिल्डिंग्स हमारे यहाँ मान लीजिए 4 करोड़ की है, ठीक है। 500 जो कुर्सियां हैं मान लीजिए वो 10 लाख रुपए की हैं, ठीक है। 15 एसी जो है वो मान लीजिए हमारे पास 5 लाख रुपए के हैं। तो इन सबको जो हम लोग जोड़ देंगे तो हम क्या बता पाएंगे? कुल परिसंपत्तियों की वैल्यू बता पाएंगे। अगर हम लोग फिजिकल यूनिट्स में, जो भौतिक है, जमीन है, पंखा है, कूलर है, इसमें अगर काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो हम जोड़ ही नहीं पाएंगे, और हमें उसका वैल्यू नहीं पता चल रही, हमें मॉनेटरी वैल्यू ही निकालनी है। तो हम क्या कर पाते हैं, यहाँ पर पैसे में निकाल रहे होते हैं। तो ये इसका पैसे का मतलब रुपए पैसे। अब ऐसा नहीं है कि 1 रुपए तो आप उसको 100 पैसे लिखोगे, वो मेरा मतलब नहीं है, मतलब पैसों की बात कर रहे हैं, रुपए पैसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तो पहला तो ये था कि सिर्फ उन्हीं घटनाओं को जिसको हम रुपए में नाप पाए,
और जो परिसंपत्तियां हैं, जो कुछ भी, उन सबको भी हम रुपए में ही कन्वर्ट करके नापते हैं, भौतिक जो उसका मान रहता है उसमें नहीं नापते हैं। अच्छा, अब इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, इसकी भी बात हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर फिर से मेंशन है तो एक बार बता दे रहा हूं कि जो मुद्रा है ना, मुद्रा, रुपए, और रुपए हमारी मुद्रा है, मुद्रा की क्रय शक्ति परिवर्तित होती रहती है। मतलब क्या हुआ, मुद्रा से आप कितनी चीजें खरीद पाओगे। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में पढ़ता था बचपन में, तो उनकी कहानियों में उस टाइम पर वो 1 रुपया बहुत बड़ा होता था, आने की बात करते थे। अब 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो 4 आने भी बहुत बड़ी चीज होती थी। तो 4 आने में बहुत सारी चीजें उस टाइम पर आ जाती थी। तो मुझे लगता था यार 4 आने में कैसे कुछ कोई खरीद लेगा। और मेरे ही टाइम से पिछले 10-15 साल की तो चीजें मुझे याद हैं, उससे लेकर के आज तक बहुत सारी चीजों में ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा पैसे आप देते हो तब वो चीज खरीद पा रहे होते हो। सबकी सैलरी भी बढ़ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अब सारी चीजें महंगी होगी, महंगी के साथ तो सैलरी भी सबकी बढ़ गई है। लेकिन जो मुद्रा है, 1 रुपए में आज से 10 साल पहले जो खरीद पा रहे थे, आज 1 रुपए में उतना नहीं खरीद पा रहे हो आमतौर पर। और होता क्या है कि मुद्रा में की क्रय शक्ति में जब परिवर्तन हो रहा होता है ना, तो आपने जो 2 एकड़ जमीन 2 करोड़ रुपए की खरीदी थी वो लिखा हुआ है। अब आपने अगर 10 साल पहले 2 करोड़ की जमीन खरीदी हुई थी, तब भी आपके अकाउंट बुक्स में 2 करोड़ ही लिखा हुआ है, लेकिन उसकी ट्रू वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू, जो आज उसकी कीमत वो बदल चुकी है, वो हम नहीं लिख पाते हैं। हम उसकी वास्तविक मार्केट वैल्यू नहीं लिख पाते हैं। ये क्या है, हमारे यहाँ लिमिटेशन है, कमी है एक तरह की। ठीक, अच्छा, अगला क्या जाता है, अगला जाता है सतत व्यापार संकल्पना। सतत व्यापार संकल्पना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हुआ कि यार बिजनेस है, हम ये मानते हैं कि वो चलता रहेगा। क्या मानते हैं, हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। ठीक, ऐसा क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं ऐसा? तो देखो, इसको तो पहले डिफाइन कर देते हैं। व्यापार का परिसमापन, परिसमापन मतलब लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब कोई कंपनी खत्म हो रही होती तो बोलते हैं कि कंपनी का लिक्विडेशन हो गया। लिक्विडेशन जैसे मान लीजिए सॉलिड थी, बर्फ जमी हुई थी, तो बर्फ रखी हुई है, कंपनी चल रही है, बर्फ एकदम पिघल करके पानी बन करके फैल गई, खत्म हो गई, तो ऐसे समझ लीजिए। तो वो क्या हो गया, हमारा लिक्विडेशन हो गया। तो जो लिक्विडेशन है ना, वो अभी हिंदी में ये वाला शब्द बहुत ठीक नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फोरसीएबल। फोरसीएबल मतलब आप जितना भी भविष्य देख पा रहे हो या जितना भी भविष्य आप सोच पा रहे हो, उस भविष्य में उसका परिसमापन नहीं होगा, उसका लिक्विडेशन नहीं होगा, ऐसा मान करके चलते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है और एकदम पैसे वाला, खूब जो आजकल पैसे कमाने का पूरा बिजनेस बना हुआ है ना अपना शिक्षा, वैसा ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है। 1200 लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं, 500 की क्लासेस है, और मेरे पास एयर कंडीशन भी है। अब उनमें से एक एसी जो है वो मैं 1 साल आज मैंने खरीदा, अब इसी साल तो मैं खत्म नहीं कर दूंगा, वो एसी अगले साल भी मुझे फायदा देगा, उसके बाद भी देगा, उसके बाद भी देगा। हो सकता है कि मैं 5 साल तक एसी चलाऊं। कब तक के लिए? 5 साल तक के लिए। और मैंने एसी जो खरीदा है वो कितने का खरीदा है? 50,000 रुपए का। तो मैं ये मान लूंगा कि ये जो 50,000 रुपए का मैंने एसी खरीदा हुआ है ना, ये 10-10 हजार रुपए की मैं 5 साल तक हर साल इससे 10,000 रुपए की सेवा ले रहा हूं। तो क्या मान लिया मैंने कि एसी जो खरीदा है, एसी तो एक वस्तु है, एयर कंडीशन जो है, एक जो एयर कंडीशनिंग कर रहा है वो क्या एक वस्तु है, लेकिन उसको मैंने सेवाओं का पुलिंदा मान लिया। क्या मान लिया? सेवाओं का पुलिंदा। तो यही चीज निकल कर आती है, परिसंपत्तियों को आप सेवाओं का पुलिंदा तभी मान सकते हो जब आपको पता है कि आपका बिजनेस आगे भी चल रहा होगा। अगर बिजनेस को आप ये मान लो कि यार कल चलेगा नहीं चलेगा, तो आप ये कर ही नहीं पाओगे। आप समझ रहे हो? अगर आप ये सोच रहे हो कि ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, तभी तो आप इस तरह की चीज सोच पाओ कि आपने आज एसी खरीदा 50,000 रुपए का, और वो आप इस वित्तीय वर्ष में पूरा का पूरा खर्चा नहीं दिखाओगे। आप इसमें से सिर्फ क्या कर रहे हो, 10,000 रुपए दिखा रहे हो कि इस साल खर्च हुआ, इसी का 10,000 अगले साल दिखाओगे, उसी का 10,000 अगले, उसके बाद। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना जो आपको आने वाले काफी समय तक फायदा देगी। और एक लेखा वर्ष में, अभी ये सारी चीजें भी इंटर रिलेटेड है, अभी लेखा वर्ष की बात आएगी, लेखा में अवधि की बात आएगी कि आप 1 साल के लिए नॉर्मली ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी हमारे वित्तीय विवरण बनाते हो, और 1 साल में तो आप कंज्यूम नहीं कर ले रहे हो, तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो काफी आगे आने वाले समय भी कंज्यूम किया जाएगा, और इसीलिए उसको एक साथ जोड़ना एक ही जगह पर ठीक नहीं है, अलग अलग समय में उसको खर्चा माना जाना चाहिए। और इस वजह से हम लोग सेवाओं का पुलिंदा मान लेते हैं, किसको? परिसंपत्तियों को। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है। ठीक, जैसे व्यवसाय का संकल्पना होगी व्यवसाय अलग है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से काम चल रहा है, समझ गए। मुद्रा व्यापार में उन्हीं को जोड़ पाएंगे जिसको हम पैसे में गिन सकते हैं, बाकी सारी चीजों को, नया मैनेजर आया, ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है खराब है, इन सबको नहीं नापेंगे। फिर सतत व्यापार में कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये चीज मानेंगे। तो ये 3 हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, इन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे अभी हमारे 10 कॉन्सेप्ट्स और बाकी हैं, बहुत ही आसान है। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में और कंटिन्यू करते रहेंगे। 3-4 वीडियोस इसमें बनेंगे टोटल। मिलते हैं। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं
और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।